Hey everybody, welcome back. My name is Akash and your exam is on Tuesday. So let's start with the capstone project first. Uh, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं लाइक 3 और 4 वीडियोस होंगी जिसमें मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज एंड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर कवर्ड. So there has been no change in the syllabus, which means those videos are still useful. सो प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर मी टू अपलोड न्यू वंस. आप एग्जिस्टिंग वीडियोज़ को यूज़ करो, उसमें चीज़ें देख के प्रैक्टिस करो. तब तक मैं दूसरी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट कॉल्ड कैपस्टोन प्रोजेक्ट. बट वॉट डू वी हैव हियर? इफ़ यू हैव सीन मार्वल मूवी अवेंजर्स, उसमें इन्फिनिटी स्टोन बहुत फेमस है. देयर आर 6 फिक्शनल जेम्स विच एम्बॉडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस. पावर स्टोन होता है, माइंड स्टोन है, स्पेस स्टोन है. सो ईच ऑफ these स्टोन्स represents a power. राइट? अगर आपने मूवी नहीं देखी है, आफ्टर एग्जाम्स यू कैन वॉच इट. बट ईच ऑफ these स्टोन्स हैज़ अ स्पेसिफिक पावर. जैसे ही थानोस ये सारे स्टोन्स पहनता है, ही गेट्स सम काइंड ऑफ एबिलिटी जिससे वो ये सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है. बट हाउ डज इट रिलेट टू आवर कैपस्टोन प्रोजेक्ट? सो कैपस्टोन प्रोजेक्ट में जो स्टोन है, it actually means that you have some kind of a power. What kind of a power are we talking about? We are talking about the power of skill. So, especially in your artificial intelligence subject, AI 843, you are trying to study a lot of things, जैसे natural language processing है, project cycle आपने पढ़ा. At the end of all these theory lectures, all these examinations, what is the thing that you're gaining? It's the skill, right? अगर आप NLP पढ़ रहे हो या कंप्यूटर विजन पढ़ रहे हो एंड में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए. सो वंस यू क्रिएट दैट प्रोजेक्ट, इट एड्स अ पावर स्टोन टू योर हैट. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैप stone project. Okay, so enough of this beginning. Let's try to understand ki what does it actually mean. But before we start, if you have forgotten about me, my name is Akash, trying to make things easier for you. And I hope you do well in your board examination. So let's start with the capstone project. It is nothing but a project जहाँ पर स्टूडेंट्स को रिसर्च करके चीज़ों को ध्यान से पढ़ के क्रिटिकल एबिलिटी यूज़ करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है. नाउ इतनी सारी चीज़ें मैंने बोली, बट what is the use of this? The only use of this project is to develop skills which are very necessary these days. What kind of skills do you develop? Oral communication, because at the end of the project you have to give a presentation. जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है आप अपने टीचर को या प्रॉब्ली अपने क्लास को वो बताओगे. सो दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर पब्लिक स्पीकिंग. बिफोर यू फिनिश द प्रोजेक्ट यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वेबसाइट्स. आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, गिटहब पे आप प्रोजेक्ट्स देखोगे, हाउ टू क्रिएट दीज algorithms, how to get the data set, how to clean the data set. So all these things improve your research abilities. आप अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करके कोलैबोरेट करोगे. सो ऑल दीज टीम एक्टिविटीज improve your skills so that you can use them later in your life. So the capstone project is a practical project which will help you gain these skills. सो AI प्रोजेक्ट आपने अगर ऑलरेडी बनाया है तो आपको पता होगा उसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं. I hope you have already created all of these, but there are some examples जैसे हाउस प्राइस prediction. अगर आपके पास एक एरिया है, हाउ डू यू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ अ हाउस इन दैट एरिया? अगर 2 फ्लोरी हाउस है या फिर 3 फ्लोरी हाउस है, हाउ डू यू नो कि उस घर का प्राइस क्या है, उस लैंड का प्राइस क्या है? और मे बी यू हैव क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट ऑन पर्सनैलिटी प्रेडिक्शन जहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ होता है. और मे बी आपने एक चैट बॉट क्रिएट किया होगा. आई डोंट नो वॉट यू हैव डन. बट जितने भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे सब में 6 स्टेप्स होते हैं. वॉट आर दोज 6 स्टेप्स? स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम डेफिनेशन. आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, फिर आप थोड़ा डेटा कलेक्ट करोगे ताकि आप उसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करो, उस डेटा को एनालाइज करो. देन द मेन थिंग कम्स जहाँ पर आपने ए आई मॉडल क्रिएट किया है. After you have created an AI model which solves any particular problem, for example, predicting house price, you have created a model, but now you have to test it. How do you know that model is working well? And after you have tested it, you need to deploy it in the real world. You have to use it in the real world. So ये जो 6 steps हैं, ये आपके प्रोजेक्ट साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नॉट ओनली इन स्कूल बट इवन इन जॉब्स. जो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें भी सारे यही स्टेप्स यूज होते हैं. So that is why it is kind of important for you guys to know this. Now let's start with the first problem definition.
प्रॉब्लम डेफिनेशन स्टार्ट्स विद दिस थिंग टू अंडरस्टैंड कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो उससे क्या फ़ायदा होगा. What do you want to predict? Do you want to predict a value, or do you want to classify into already existing classes? So essentially what you're trying to see, is there a pattern here? आपको कुछ pattern मिल रहा है या नहीं? So let's take an example. यहाँ पर मैंने थोड़े music songs लिए हैं from the weekend. So let's say there is a question: which artist will the user listen to next? राइट. सो यहाँ पर वीकेंड के काफ़ी सारे गाने हैं. सो यहाँ पर डाफ्ट पंक है. देर इज़ अ पैटर्न हियर. इफ यू सी, आर्टिस्ट इज द सेम एवरीवेयर. So the question arises that there is a pattern. How will you find what the user wants to listen to next? Is it Daft Punk? Is it Drake? Or is it Lana Del Rey? So you have to understand what kind of pattern there is in the problem. अगर problem में pattern नहीं है तो you cannot use AI. So this is a question of recommendation engine. You want to create recommendations. So if you want to understand a problem, you have to first identify what is the type of the question. जैसे आपको category को identify करना है, या फिर maybe आपको एक value predict करनी है, या फिर आपको understand करना है वो कौन से group से है, या फिर एक anomaly predict करनी है. Anomaly मतलब you have 1 million transactions going on in the bank. एंड हो सकता है उसमें से 3-4 एक criminal activity है. How do you identify that? So that is very unusual. So these are the type of questions you have to understand. But why do you need to understand the questions? So that you can categorize them and then decide which AI model to use. So in the world there are various kind of models. There are hundreds and thousands of models जो आप use कर सकते हो. Mathematics based है सारे. But in order to solve a problem, you have to first categorize the problem. So इन सारी categories में आप उनको डाल सकते हो. क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, क्लस्टरिंग है, अनोमली डिटेक्शन है, रिकमेंडेशन है. सो ब्रॉडली स्पीकिंग देर आर टू कैटेगरीज. वन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड एंड द अदर इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड. ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा. दिस इज काइंड ऑफ अ रिविजन. बट लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन: व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैटर्न्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? I'll give you 10 seconds to think about it. What is the importance of patterns in problem solving? We just discussed कि अगर आपके प्रॉब्लम में पैटर्न नहीं है तो you will not be able to solve a problem. How does a pattern help? It helps you in predicting the next thing. So let's say there is a city X, and वहाँ पर पिछले 45 days से बारिश हो रही है. So do you think on the 46th day will it rain? So most of you, yes, you will say yes with confidence, because 45 days का एक pattern था which can also be used to predict the next day's pattern. So what is the importance? It underlines that all machine learning disciplines use the pattern. जहाँ पर भी आप mathematics use कर रहे हो, that is based on a pattern. So artificial intelligence is actually a technology जहाँ पर आप कोई भी problem solve करते हो तो उसमें सबसे पहले आपको pattern ढूंढना पड़ेगा. अगर उस जगह में pattern नहीं है तो artificial intelligence will not be able to help you out. ठीक है, so what did we discuss till now? We discussed that first of all we need to understand the problem, and then we have to predict or see what kind of question we are trying to answer. So once you identify the pattern, you will be able to see कि कौन सा आप model use कर सकते हो, and it is very important to determine which of these questions you are asking. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो. Let's move on to the next part. Till now you have understood the use of patterns, and next thing you want to say, let's say just you want to construct a building. ठीक है, आपको एक building बनानी है, and then you directly go to an architect. So what will happen? Does the architect create the building immediately? आपको next दिन building मिल जाएगी? No, right? So you cannot just go to an architect and ask him to construct a building. You go to the architect, and the architect
starts asking you various kind of questions like how many floors, आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग चाहिए या फिर एक कमर्शियल बिल्डिंग चाहिए, पार्किंग स्पेस कितनी होनी चाहिए, कितने लोग रहेंगे वहाँ पर, आपका बजट क्या है, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आपको वो आर्किटेक्ट पूछेगा. So what is the use of these questions? So that the architect can break down the problem, right? ये डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, आपको छोटे छोटे पार्ट्स में उसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा. दैट इज वाई you need to decompose the problem first in AI project cycle as well. So now the question arises, what is design thinking? So design thinking is one of the ways जिससे आप प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर सकते हो. It is a solution based approach, which means you have to solve something. But in order to solve something, you have to first break it down into smaller parts, ताकि आप हर एक छोटे छोटे पार्ट को इंडिविजुअली सॉल्व कर सको एंड आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो ईजी हो जाए एंड मॉड्यूलर हो जाए. तो दिस डिजाइन थिंकिंग हैज 5 stages. एम्पथाइज, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत है, एम्पथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट. तो व्हाट आर दी स्टेजेस, व्हाट डू दे मीन? सबसे पहले आप कंज्यूमर के पास जाके चेक करते हो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट डज ही वांट टू सॉल्व, so that you can understand the problem better. It is called the empathize stage. Then you define the problem statement template भी बोलते हैं इसको. So where you select the most suitable solution, यहाँ पर आप चेक करोगे, okay, I have 3 approaches. Approach 2 looks the best. And then you create ideas and then you brainstorm. अब different type of solutions try करोगे approach 3 के लिए. फिर आप प्रोटोटाइप बनाओगे. What does a prototype mean? It means it is not a finished product, but it is just a draft or a rough project, so that you can understand कि आपका जो solution है वो काम कर रहा है या नहीं. So अगर आपको वो चेक करना है तो obviously टेस्टिंग स्टेज में आप जाके चेक करोगे, एंड अगर यहाँ पर पास हुआ then okay, you can deploy the solution. But if it fails, then you have to go back to your ideation phase. Then you check again, मेरे पास कोई दूसरी अप्रोच है क्या, can I come to a creative solution, and then you again prototype and then test again. So जब तक आपके पास ऐसा solution ना आ जाए जहाँ पर आपकी टेस्टिंग पास हो जाए, तब तक आप ये सारे स्टेप्स करते रहोगे. And why are we doing all these steps? So that we can decompose the problem properly. So there are different kind of approaches. Generally 4 type of approaches होती हैं. हम लोग एक एक करके देखते हैं what do they mean. तो सबसे पहले है descriptive approach. So descriptive approach में सबसे पहले आप डेटा को समराइज करते हो एंड डिस्क्राइब करते हो. सो लेट्स से यू हैव traffic data from the past 10 years. So then you can say that, okay, roads were congested 71% of the times in the last 10 years. This is a description of the data set, right? You can also say that न्यू दिल्ली में 56% ऑफ द टाइम्स बहुत सारा ट्रैफिक था. यू कैन से दैट पुणे इज मोर congested than Delhi. So all these description or summary statistics are done by the use of the descriptive approach. Next approach is a diagnostic or a statistical approach. So basically this kind of approach is used after the event has happened. For example, there was an earthquake. Then you look at all the past data from 5 years, 10 years, 15 years and then say, okay, ये सारे statistical देख के data देख के मुझे लगता है कि अभी next month भी एक earthquake आ सकता है. So what question we are trying to answer? It is, why did this event happen? So using statistical analysis, you can identify which areas of improvement will give you the best results. So it generally uses mathematics and you have to find out the reasons for things that are happening. Next is predictive or forecasting. ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको forecast का मतलब. So basically you are just trying to predict what's gonna happen next. You are making predictions about some future outcomes.
And the last type of analytic approach is prescriptive. Now, for example, a consumer is facing some issues. So there is some problem with the consumer and he wants to solve a problem. So using this prescriptive approach, you will give him some steps like step 1, step 2, step 3 so that uski jo problem hai solve ho jaye. So generally it is kind of like suggesting the best course of action to achieve a desired outcome. For example, if you want Team India to win today, so most of you guys might be suggesting, okay, so batting order ये होना चाहिए, fielders को यहाँ पर लगना चाहिए. All these things are like prescriptive in nature. So this is a prescriptive approach. So moving on to the next stage, जहाँ पर हम लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया. नेक्स्ट इज डेटा रिक्वायरमेंट. नाउ डेटा रिक्वायरमेंट में आप जाके सारे डेटा को कलेक्ट करोगे. डेटा कलेक्शन होता है यहाँ पर. फिर यू ट्राई टू चेक द क्वालिटी, राइट. यू चेक द अवेलेबल डेटा. कहाँ से आप वो सारा डेटा लेने वाले हो. इज इट फ्रॉम द इंटरनेट और यू वांट टू क्रिएट सम सिंथेटिक डेटा, और मे बी सम पीपल विल गो आउटसाइड एंड कलेक्ट सम पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर द डेटा. सो दैट जो आपका डिज़ायर्ड आउटकम है उसके लिए आपके पास एक क्वालिटी डेटा हो. आपका जो डेटा है वो गंदा नहीं है, उसमें मिसिंग वेरिएबल्स नहीं है, उसका डेटा टाइप सारा सेम है. सो दैट डेटा साइंटिस्ट विल गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर डेटा सेट एंड आपका जो एंड सोल्यूशन है उसका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए. तो एज वी सॉ वेरियस काइंड ऑफ मॉडल्स. डिस्क्रिप्टिव मॉडल है, एक प्रेडिक्टिव मॉडल है. फॉर योर सिलेबस आपको सिर्फ प्रेडिक्टिव मॉडल पे ध्यान देना है. तो especially in a predictive model, generally yes or no values आप predict करते हो, stop and go. So one more type of value you can predict. It's a numerical data type, but for now we will just focus on Boolean values or true or false values. Okay, so predictive modeling is generally done by the data scientist, and the data scientist uses something called training set. So training set is nothing but your data जो कलेक्ट किया था पहले. एंड इस स्टेज में आपका जो डेटा साइंटिस्ट है, ही कलेक्ट्स ऑल द डेटा एंड ट्राइज टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एनालिटिक अप्रोच. वंस द डेटा साइंटिस्ट लुक्स एट ऑल द डेटा, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके, दिस इज द प्रॉब्लम एट हैंड. अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो आई नीड टू फाइंड आउट अ मॉडल विच accumulates all this data and gets to the solution of the problem. So it's something similar to cooking. जैसे अगर आप एक पनीर की सब्ज़ी बना रहे हो, अगर आपका पनीर 3-4 दिन पुराना है, उसमें से स्मेल आ रही है, तो आपकी जो पनीर की सब्ज़ी है वो भी थोड़ी ख़राब बनेगी, टेस्टी नहीं बनेगी. सिमिलरली अगर आपके डेटा की क्वालिटी ख़राब है, सो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है इट वोंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. सो दैट इज़ व्हाई डेटा साइंटिस्ट need to make continuous refinements. They need to change the data, they need to augment the data, and they need to ensure that आउटकम जो है आपका आपका जो एंड सोल्यूशन है वो एकदम रॉबस्ट हो, उसमें कुछ ज़्यादा वेरिएबिलिटी ना हो, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो. So there are actually 3 goals. The first goal is to understand the question. Second goal is to understand the strategy. What kind of a model will you use? And the third goal is to get the data. And this was the data stage. Okay. Okay, so let's move on. So once you have created a model, once the data scientist decides on what model to use, maybe a regression model, maybe a classification model, he wants to test कि उसका जो model है वो कैसा behave कर रहा है. So there are multiple ways. In your syllabus there are two. The first is the test, train, split evaluation. I hope आपने ये पहले पढ़ा है. So it can be used for any supervised learning algorithm. So in order to divide your data set into two parts, you can use the trains test split percentage. So basically what you try to do here is you try to divide the data into two parts. So there is a percentage from 0 to 1. So let's say if I do a 0.6 split,
विच मीन्स आपका जो ट्रेनिंग सेट है दैट विल बी 60% एंड जो आपका टेस्टिंग सेट है दैट विल बी 40%. नाउ व्हाट इफ आई चेंज दिस 0.6 टू 0.8? तो साइमल्टेनियसली पैरेलली आपका जो ट्रेनिंग सेट है दैट विल बिकम 80% एंड आपका जो टेस्टिंग सेट है दैट विल बिकम 20%. Why do you need to decide the split percentage? So you should understand that आपका जो AI मॉडल ट्रेनिंग है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज ट्रेन, जहाँ पर आप मॉडल को समझाओगे what it needs to do, and the second part is testing, जहाँ पर आप अपने मॉडल को इवेल्युएट करोगे टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट्स. तो देर आर मल्टीपल थिंग्स. जब आप ये स्प्लिट करते हो आप तीन चीज़ों का ध्यान रखोगे. कॉम्पिटेशनल कॉस्ट इन ट्रेनिंग द मॉडल. So let's say you have 1 million images. So if your split is 0.6, so 600K images आपकी ट्रेनिंग में जाएंगी. तो विच मीन्स आपके पास इतनी प्रोसेसिंग पावर होनी चाहिए. अगर आपके पास इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है तो मे बी यू कैन reduce the data set. You can try and say 0.5 or maybe overall reduce the total data set. You also need to check what is the cost of evaluating the model because आप सिर्फ ट्रेन नहीं करोगे, एंड में आपको टेस्ट भी करना है थोड़ा, राइट? सो आप वो भी चेक करोगे कि हाउ मेनी डेटा सेट, हाउ मेनी what is the quantity of data set in evaluation. And the third thing you need to check out is what is the training set representativeness. Is your training set unique या फिर इसमें बहुत सारी images repeat हो रही हैं. So ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है. And the common split percentages जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, आपको डेटा सेट को जो डिवाइड करना है, द कॉमन स्प्लिट इज 80 and 20 and 67 and 33. ओके, सो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको सिर्फ यही परसेंटेज यूज़ करना है, बट एज रूल हम लोग यही यूज़ करते हैं. अ फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर. ट्रेनिंग डेटा जो है हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपका मॉडल अच्छे से अंडरस्टैंड करे. अगर आपका ट्रेनिंग डेटा ज़्यादा नहीं होगा तो आपका मॉडल अंडर फिटिंग करेगा थोड़ा. और अगर आपका टेस्टिंग डेटा बहुत ज़्यादा है, you will not be able to get a very good accuracy. So the given range is आपका ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए 0.6 to 1. 1 लेके फ़ायदा नहीं है बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू टेस्ट देन, राइट? एंड आपका जो टेस्टिंग डेटा है 0.4 से लेके 100 तक हो सकता है. एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, दिस इज गिवन रॉन्ग. 0 से लेके 0.4 तक होना चाहिए. एनीवेज, एंड दीज आर द स्टेटमेंट्स इन पाइथन जहाँ पर आप अपने डेटा सेट को डिवाइड कर रहे हो. तो दिस फंक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट gives you four values. What is the x train? What is the x test? So these are the values of the feature set, and it also gives you y test. Moving on to the next question, what is cross validation technique? Now sometimes it can happen कि आपके पास जो डेटा सेट है वो बहुत कम है, राइट? हम लोगों ने दो एक्सपेरिमेंट किए जहाँ पर हमारे पास 100 इमेजेस हैं और मैंने 100 इमेजेस को पहले डिवाइड किया probably something like this. Or let's just take this. There are 100 images here and I'm dividing the data set into 5 parts. So each part is like 20 images. And I want to select कि मुझे कौन सा part testing के लिए use करना है. In experiment 1, I use part 1 to test, right? I use these parts for training and the first part for testing. Experiment 2 में मैंने थोड़ा change किया, मैंने part 2 लिया टेस्ट करने के लिए. एक्सपेरिमेंट 3 में थर्ड पार्ट लिया. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? You are testing your model in 5 different ways. It is equivalent to saying your model is giving 5 different exams. So why do we do this? When your data set is very less, you try to use this technique called cross validation technique, where you resample your data, where you try to change the testing set again and again so that you know that so that your model can train on different training sets and you can also test it on various testing sets.
तो इसमें एक स्पेशल पैरामीटर होता है कॉल्ड पैरामीटर के, विच टेल्स अस हाउ मेनी पार्ट्स यू वांट टू डिवाइड योर डेटा सेट इनटू. सो K10 मीन्स यू आर डिवाइडिंग योर डेटा सेट इनटू 10 पार्ट्स. यहाँ पर K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है 5. तो द वन बेस्ट थिंग अबाउट दिस टेक्निक इज, अगर आपके पास डेटा कम है तो आप अपने मॉडल को अच्छे से ट्रेन करके अच्छे से टेस्ट भी कर सकते हो. So what is the difference between validation and test train split? तो वैलिडेशन में हम लोग की फोल्ड वैलिडेशन बोलते हैं उसको, एंड टेस्ट ट्रेन स्प्लिट में सिर्फ दो ही स्प्लिट्स होते हैं. सो व्हाट इज द यूज? व्हेन योर डेटा सेट इज सफिशिएंटली लार्ज, ट्रेन टेस्ट मेथड मेक सेंस, बिकॉज आपको बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. और इसमें सिर्फ आपकी दो ही चीज़ें आपको चेंज करनी है. एक है एक्स ट्रेन एंड इसमें है एक्स टेस्ट, और एक्स वाई ट्रेन और एक्स वाई टेस्ट, which is divided into 0 and 1, right? You can take 60%, you can take 70%, but the major two values are 0.8 and 0.67. But if your data set is really small, then आप क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करोगे ताकि आप अपने मॉडल को डिफरेंट डेटा सेट्स में ट्रेन कर सको एंड डिफरेंट बार उसको वैलिडेट कर सको. Next up is what are hyperparameters. So for example, we were using k-fold cross validation, right? तो उसमें जो k की वैल्यू थी, दैट इज एक्चुअली अ hyperparameter. K5 or K10, that is known as a hyperparameter. In test train split, when we are selecting 0.67 or 0.8, this is the hyperparameter. So in AI models and AI modeling in AI project cycle, there are a lot of hyperparameters to be used. Since we are using a very simple algorithm, तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही hyperparameter है हर एक मॉडल में. But in bigger models, there can be 5, there can be 10, there can be 50 hyperparameters. So the role of a data scientist or a machine learning engineer is to understand all these hyperparameters and select the best possible value so that your model gives good outputs. तो इसके बाद हम लोग देखेंगे metrics. So there are two metrics that you need to understand. First is the mean squared root. It is the most commonly used loss function. But there is one drawback for it. So how do we calculate mean squared root? So let's say this is your data set and you want to create a regression line. So this is your regression line. But now you want to see कि मेरी जो regression line है वो कितनी ज़्यादा accurate है. So you try to calculate the error. And in order to calculate the error, you try to find out the distance of all these points from this line. So let's say यहाँ पर जो आपका point है, that is 8, and this is the point called 10. In mean squared error, root नहीं है यहाँ पर, mean squared error, you will find the difference 10 minus 8 and then square it. And you will do it for all the values which are present, for this value, for this value, for this value, and then you will add them together and divide by the total number of values. So this is the formula. You find the error, you square it, you find this, you sum for all the values, and then you try to find the average of it. One major point about this mean squared error is कि it is greatly affected by outliers. What does it mean? अगर आपकी जो value है बहुत दूर है तो आपका जो error है वो उतना ही ज़्यादा होने वाला है, एंड आपका अगर वैल्यू बहुत पास है इस लाइन के तो आपका जो एरर है वो कम होगा. तो बेसिकली मीन स्क्वेयर्ड एरर टेल्स यू हाउ गुड योर मॉडल इज. अगर आपका मीन स्क्वेयर्ड एरर 0 है, इट मीन्स ऑल योर वैल्यूज आर लाइंग ऑन द लाइन एंड आपका जो एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा हाई है. बट एज योर एरर इंक्रीजेस, योर एक्यूरेसी ऑल्सो डिक्रीजेस. So basically MSE is useful when you want to heavily penalize big errors. Big errors means outliers जो हो गए. So one question can be asked, how is MSE and RMSE related? What is the range and are they sensitive to outliers? So first question, how are MSE and RMSE related? So if I take MSE as X, तो RMSE क्या हुआ?
RMSE is nothing but root x. But please do not forget the formula for this. Next question is what is their range? इन दोनों की range 0 to infinity जा सकती है. But when we are comparing MSE and RMSE, RMSE will always be smaller because it is the root. The next is, are they sensitive to outliers? MSE is really sensitive to outliers because आपका जितना भी error हो रहा है, that is going to be squared. So for example, आपका अगर average is 10 and one of your values, let's say V1 is 143, तो आपका error बहुत high है, right? आपका error जो है वो 133 का है. But in MSE, this error will be squared, so your end value, end loss function value is very high as compared to root mean squared error जहाँ पर ये square नहीं होता है and your overall error is only 133. So RMSE is not that sensitive as MSE. तो इन दोनों में ही RMSE and MSE में आपकी अगर वैल्यू 0 है, which means your model is really good, it's kind of accurate and you have done a very good job of modeling. Okay, so let's quickly do an MCQ. I'll give you 5 seconds to answer this. Which split test percentage is a failure? तो नाउ वी हैव सीन कि आपकी जो टेस्ट वैल्यू है वो हमेशा ट्रेन वैल्यू से कम होनी चाहिए. तो इसमें से ऑड वन आउट इज दिस वन जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग वैल्यू है देयर आर 40%, whereas test value is 60%, which is not good, which is not appropriate. So which stage does this relate to? Observing the consumer to gain a deeper understanding of the problem is empathizing stage. 5 seconds to answer this. So it is kind of easy. 5 ही होना चाहिए इसका आंसर. Giving you 5 seconds to answer. Make sure you are correct, checking the right answer. Incorrect. So the incorrect statement is the first one. यहाँ पर उल्टा होना चाहिए. ये MSE होना चाहिए, ये RMSE होना चाहिए. So a data scientist needs to find regression loss for a project. Which option among these is the regression loss? So quadratic loss is the one. So now there is a list of various loss. आपको उसको memorize करना पड़ेगा. What will be the value of RMSE? Okay, giving you 5 seconds to answer. So 7 is the RMSE if MSE is 49. What does an RMSE value of 0 indicate about a model's performance? We have seen agar RMSE 0 है, what does RMSE do? It is just an error. अगर आपका error 0 है, so it means your model is perfectly fit. Alright, so these were a few questions to practice, but अगर आपको और practice questions चाहिए, please refer to the previous video where we have discussed the expected questions of 2024. Go to the video, look at all the questions, that will be very helpful. I'll be coming up with a new video. I hope you were able to understand it. अगर आपको कुछ doubts है, you can go to the comment section of this video and post your doubts there. There is also a Telegram group जहाँ पर आप अपने doubts पूछ सकते हो, and there is also an AI bot. There is an AI chat bot. पूछ के अब वो सारे doubts solve करवा सकते हो. You can also get sample papers there. All right, I'll see you in the next one. Till then, stay awesome.